दूसरा दिन लग चुका था। रिदम और उसकी पूरी फैमिली गेस्ट हाउस आके बहुत एंजॉय कर रही थी। तो अभी दूसरे दिन सब लोग जाग चुके थे, सुबह के 10 या 11 बजने का समय हो रहा होगा। सब लोग बाहर बैठे हुए थे, बच्चे दोनों खेल रहे थे। रिद्धि और अदिति किचन की तरफ कुछ काम कर रही थी। मीर कविता जी और नीता जी और दादी सब बैठ के कुछ फ्रूट्स काट रहे थे। वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा हो रखा था कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ आकर के। कविता जी नीता से बोले कि नीता, यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है ना, हमको हमने हमारे पुराने दिन याद आ गए, जब हम कभी कभार माँ के साथ गांव जाते थे। गांव में जब इन लोगों का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं फैला था, तब हम गांव जाके भी ऐसा ही लगता था, और आज यहाँ रिदम के इस गेस्ट हाउस में आके भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। नीता जी हंस के बोली, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, यहाँ आकर तो बिल्कुल मन बदल ही गया। ऐसा लग रहा है यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवा में खो ही जाओ। रिदम रिदम भी दूसरी तरफ रोहित, आरव और आदित्य के साथ बैठ करके वहाँ क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि वो भी चिल होना चाहता था। वो अपने दिमाग की सारी चिंताओं को भूल करके बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहता था। रिदम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसके चाचू और बाकी सभी लोग भी वहीं थे। तो रिदम अपने बेटे को हर तरीके से क्रिकेट खेलना सिखा रहा था। अभी वो छोटा था, लेकिन फिर भी रिदम उसको गोद में लेके क्रिकेट खिला रहा था। रिदम की इस हरकत पर रिद्धि को बहुत प्यार आ रहा था कि जो इंसान हमेशा गुस्सा में रहता था, हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था, आज अपने छोटे से बच्चे के आगे पीछे कैसे घूम रहा है। बट उसका बेटा पूरी तरीके से रिद्धि पे गया था, इसलिए वो शांति से खेल रहा था। और दूसरी तरफ उसकी बेटी, वो रिदम को गई थी बिल्कुल। जब रिदम अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो अंशी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में मुंह फुला करके बोली, डैडा ये गलत बात है, आप अंश के साथ खेल रहे हो और मुझे नहीं खिला रहे हो। मैं आपसे कट्टी हूँ, अब मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अंशी की इस क्यूट सी हरकत पर एकदम खिलखिला कर हंस दिया और बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरी प्रिंसेस, आपसे किसने बोला, आप भी मेरे साथ क्रिकेट खेलो, आओ। फिर रिदम अपनी बेटी को भी क्रिकेट खिलाने लगा। रिदम को देख के सब लोग हंसने लगे कि जो इंसान 24 घंटे नाक पे गुस्सा लिए रहता था, आज उसको देखो बच्चों के सामने कैसे बच्चा बन गया है। रिदम को देख के सब लोग खुश भी हो रहे थे कि उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। दूसरी तरफ रोहित, आदित्य और आरव वो फिर से अपने गेम को खेलने लगे। सब लोग गेम में बिजी हो चुके थे। तभी रिदम ने बच्चों से बोला कि अब तुम लोग बहुत थक गए हो, जाके अपनी मम्मा के पास जाओ, कुछ खाना खाओ। रिदम ने बच्चों को रिद्धि के पास छोड़ा। रिद्धि बच्चों को लेके दादी और कविता जी और नीता जी के साथ बैठ करके वहीं पे उनको खिलाने लगी। दादू और बाकी बड़े लोग फार्म हाउस के खेतों की तरफ चले गए थे घूमने के लिए। रिदम अभी वहीं उनके साथ फिर से क्रिकेट खेलने लगा। तभी रिदम का फ़ोन बजा। रिदम ने फ़ोन को देखा, ये फ़ोन ऑफिस की तरफ से था। उधर उसके मैनेजर ने बताया, जिसको सुन के रिदम थोड़ा सा बेचैन हुआ। वो अपने काम से फ़ोन को लगा के दूसरी तरफ चला गया। फिर अचानक से उसने रोहित को फ़ोन करके बुलाया। रोहित और रिदम दोनों ही अपने काम के बारे में बातें करने लगे। काम की बातें करते करते रिदम भूल गया था कि वो कहाँ पे है अभी इस टाइम पे। रिदम काम के मामले में इतना सीरियस हो जाता था कि उसे होश ही नहीं रहता था कि वो अभी किस जगह पे और क्या बातें कर रहा है। रिदम और रोहित अपनी ऑफिस के काम की बातों में बिजी हो गए थे। दूसरी तरफ आरब आरब बच्चों के साथ आए थे, बच्चों के पास आ गए थे। बच्चे फिर से मस्ती करने लगे। आदित्य आरब उन लोगों के पास आके बैठ गए थे। तभी अंशी बोली, चाचू मुझे आइसक्रीम खानी है। अंशी को देख के अंश भी बोला, चाचू मुझे भी आइसक्रीम के साथ चॉकलेट खानी है। बच्चे अपनी तुतलाती जुबान में बोल रहे थे, जिसको देख के आरव और आदित्य खिलखिलाकर हंस दिए और बोले, क्यों नहीं हमारे चैम, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है राजी रेडी। फिर इतना सोच के वो कुछ बोलते, तभी रिद्धि बोली कि जी नहीं भैया, यहाँ कुछ भी रेडी नहीं है, क्योंकि ये हमारा मुंबई वाला घर नहीं है, ये फार्म हाउस है और यहाँ हमें चीज़ें लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। रिद्धि ने थोड़ा सा इठलाते हुए कहा, जिस पर आरब मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए भाभी, हमारे बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को रेडी है। बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए ना। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो रिदम भैया ने बताया था कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ हमको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम हमारे बच्चों को लेके ये काम करके आते हैं, अभी हम बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम दिला के लाते हैं। रिद्धि बोली कि नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको दिलाने की। तभी अंशी और
अंश दोनों रोने लगे। उन दोनों को रोता देख आरब का जी पिघल गया। वो बोला कोई बात नहीं, हम बच्चों को अभी लेके जाते हैं और अभी दिला के लाए, और इनको कुछ जो भी खिलौने चाहिए होंगे हम वो भी दिला के लाएंगे। आखिर यहाँ का गांव, आसपास का एरिया गांव के माहौल जैसा है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। रिद्धि उन बच्चों के आगे कुछ ना बोल सकी। रिद्धि ने बोला ओके, जाने से पहले एक बार अपने भैया को बता के जाना। आरब बोला जी भाभी। आरब आदित्य आदित्य को बोला। फिर दोनों आरब और आदित्य दोनों रिदम की तरफ गए। रिदम अपने काम की बातों में बिजी था। तभी आरब ने आदित्य को बोला कि भैया हम बच्चों के साथ थोड़े पास के मार्केट जा रहे हैं, इनके लिए कुछ खिलाने को सामान लेके आते हैं। आरब और आदित्य की बात पे रिदम ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो काम की बातों में बिजी था। तो वो अपने काम की बातों पे ध्यान दे रहा था। तो उसने बोला ठीक है, अपना काम कीजिए और जल्दी आओ। असल में रिदम ने ठीक से सुना ही नहीं कि आरब कहना क्या चाह रहा है। उसके दिमाग से ही ये बात निकल गई कि आदित्य और आरब गेस्ट हाउस से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। उसने ये चीज़ सोची नहीं, और यही चीज़ उसको आगे भारी होने वाली थी, जिसके बारे में अभी किसी को अंदाजा नहीं था। आरब आदित्य दोनों बच्चों के साथ गाड़ी लेके बाहर निकल गए थे। गाड़ी के बाहर निकलते ही कोई था जो आदित्य के आरब आरब और आदित्य के बाहर निकलते ही किसी को फोन करके बोले तीर कमान से निकल चुका है, आप निशाना साधिए। ये मैसेज शनाया को मिलते ही शनाया के चेहरे पे कुटिलता भरी मुस्कान आ गई। शनाया कुटिलता से बोली रिदम खुराना, मुझे खून के आंसू रुलाया ना, मुझे जेल भेजा ना, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। शनाया अपनी कुटिलता भरी आवाज में बोली। फिर उसने किसी तीसरे इंसान को फोन लगा के बोला अपने अपने काम पे ध्यान दो, शिकार हमारी तरफ ही आ रहा है। शनाया ने किसी तीसरे आदमी को बोला। वो आदमी अपना काम करने के लिए आगे की तरफ चल दिया था। दूसरी तरफ इस होने वाली साजिश से अनजान आरब आदित्य और दोनों बच्चे मस्त होकर के मार्केट में आ गए थे। और बच्चे यहाँ के मार्केट और यहाँ के खिलौनों को देख के थोड़ा सा अलग तरह का महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो छोटा मार्केट, छोटी चीज़ें इन्होंने यहाँ कभी देखी नहीं थी। तो बच्चे काफ़ी खुश भी हो रहे थे, थोड़ा आश्चर्य से चकित भी हो रहे थे। उनके लिए तो ये नया माहौल था। आदित्य और आरब दोनों बच्चों को लेके वहाँ से उनके लिए खिलौने दिलाते हैं। तभी दोनों बच्चे बोलते हैं कि हमको खिलौनों के से गाड़ी में बैठ के खेलना है। आदित्य आरब उनको समझाते हैं, लेकिन बच्चे जिद करते हैं। बच्चों की जिद के आगे दोनों झुक जाते हैं। आदित्य और आरब ने कहा ठीक है तुम बैठो, हम अभी आते हैं, तुम्हारे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेके आते हैं। बच्चों ने कहा ओके। दोनों ने बच्चों को गाड़ी के अंदर बिठाया और ये फासला शायद कुछ ही मिनटों का रहा हुआ। आरब और आदित्य दुकान से बच्चों के लिए खाने का सामान लेने लगे। तभी बच्चे गाड़ी के अंदर खेल ही रहे थे कि अचानक से उनके पास कोई आया। बच्चों ने गाड़ी का गेट खोला। जैसे ही बच्चों ने सामने वाले को देखा, वो चिल्लाते उससे पहले ही किसी इंसान ने उनके मुंह पे एक रुमाल फेंक दिया। दोनों बच्चे बारी बारी से बेहोश हो गए थे। बच्चों को बेहोश होता देख सामने वाले इंसान ने फुर्ती से दोनों बच्चों को गाड़ी से बाहर खींचा और चुपके से नजर बचा के चुपचाप दूसरी गाड़ी में डाल के बच्चों को ले गया। रिदम, आदित्य और आरब दोनों ही इस बात से अनजान होकर बच्चों के खाने के लिए सामान लेकर जैसे ही लौटे, उन्होंने जैसी गाड़ी को खोला उनके होश उड़ गए। गाड़ी में बच्चे नहीं थे सिवाय बच्चों के खिलौनों के। बच्चे अचानक से कहाँ चले गए वो ये सोच रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, गाड़ी खोल के देखा, गाड़ी के आसपास देखा, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए क्या नहीं। वो घबरा ही रहे थे। तो आदित्य ने बोला हमें भैया को कॉल करना चाहिए। आदित्य ने घबराकर रिदम को फोन करना चाहा। तभी आरब बोला क्या कर रहे हो, अभी थोड़ा बच्चों को देखते, अगर नहीं मिले तो हम भैया भाभी को फोन करते हैं। आरब और आदित्य घबरा रहे थे बहुत ज्यादा। वो जानते थे रिदम का गुस्सा, रिदम का गुस्सा कैसा है और रिदम क्या कर सकता है। वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, बस अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। आरब और आदित्य दोनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते सब जगह गए, लेकिन कहीं भी बच्चे नहीं मिले।